गुड इवनिंग बच्चा लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा जेई एडवांस के क्वेश्चंस का जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये सेकंड वीडियो है और यहाँ पे हम 2012 से 2018 तक करेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है ना। हमारा कोशिश ऐसा है कि हम जल्द से जल्द सारे क्वेश्चंस करें। साथ साथ में कोई कंसेप्ट ऐसा भी ना हो कि छूट जाए। साथ साथ में 1 घंटे में ही वो कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन 11 जो 2012 में जेई एडवांस में पूछा गया था वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही सवाल था। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें रूल पता है, कॉपी पेन निकाल लेना है और लिखना है से लिख हम मेरे करने से पहले खुद से एक बार सॉल्व करना है। इससे ये पता चलेगा कि हमें कहाँ पे डाउट है, हमें कहाँ दिक्कत है, और जब मैं करूंगा तो हमें वो चीज क्लैरिफाई हो जाएगा। इसी प्लान के साथ आगे बढ़े और क्यूबिकल रीजन ऑफ अ साइड ए हैज इट्स लेंथ एट द ओरिजिन इट इंक्लूड्स थ्री फिक्स्ड पॉइंट्स माइनस क्यू एट दिस पॉइंट, है ना। माइनस क्यू का ये लोकेशन है, प्लस 3 क्यू का ये लोकेशन है, और माइनस क्यू का वापस से 0, a/4, 0 है लोकेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहता है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करो, कितना नेट फ्लक्स है ये ए एक्स इक्वल्स टू a/2 वाले प्लेन से। अच्छा, पहले तो कोऑर्डिनेट समझ ले। कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो तो एक्स एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर है, जो जो आगे और पीछे की तरफ है सरफेस में। अगर सरफेस से आगे जाऊं तो पॉजिटिव एक्स है, पीछे जाएं तो नेगेटिव एक्स है। और वाई एक्चुअली में लेफ्ट और राइट के डायरेक्शन में है और जेड ऊपर नीचे के डायरेक्शन में है। और साथ साथ में आपने वो कहता है कि पूरे क्यूब का जो साइड है वो ए है। तो मैं अगर इस क्यूब का आगे वाला फेस को इमेजिन करूं तो ये कहीं ना कहीं कैसे पोजीशन पे होगा। ये होगा एक्स इज इक्वल्स टू ए पे, राइट। a/2 पे ये वाला फेस कैसे पोजीशन पे होगा, a/2 पे। बीच में कहीं सेंटर है, ये बोल दिया है हमें कि 3q जो है भाई सेंटर पे रखा हुआ है और हैज इट्स सेंटर ऑफ द ओरिजिन, और क्यूब का जो सेंटर है वो भी ओरिजिन पे ही है। तो ऐसे में ये आगे भी a/2 है, पीछे भी a/2 है, और ऊपर भी a/2 है, नीचे भी a/2 है, और लेफ्ट में भी a/2 है, राइट में भी a/2 ही है। अब कहता है कि x इज इक्वल्स टू a/2 पे x इज इक्वल्स टू a/2 एक ऐसा प्लेन है जहां से अपने को फ्लक्स बताओ। ठीक। फिर कहता है कि क्या ये जो फ्लक्स है जो x इज इक्वल्स टू a/2 से पास कर रहा है, क्या यही फ्लक्स क्या इक्वल है माइनस a/2 से जितना फ्लक्स पास कर रहा है उसके। ठीक है, इन चार्जेस की वजह से सबसे पहले तो ये एनालाइज कर ही लेते हैं फ्लक्स निकालने का क्या तरीका होता है। हमें अभी अभी पता चला कि फ्लक्स निकालने का जो तरीका है किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए वो अलग है, और किसी एक अगर अगर ओपन सरफेस है तो उससे उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है वो ही निकालना ही फ्लक्स है। वो निकालना ही क्या है, वो फ्लक्स है। और कहीं अगर इनक्लोज सरफेस दिख जाए तो सीधा मैं गॉस लॉ निकाल सकता हूँ फ्लक्स निकालने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे x इज इक्वल टू a/2 एक ऐसा प्लेन है जो इनक्लोज्ड नहीं है, वो एक प्लेनर सरफेस है। वहां से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर लगाना पड़ेगा, पर और इलेक्ट्रिक फील्ड -q 3q और -q तीनों चार्जेस की वजह से निकालना पड़ेगा। एक बार मुझे आगे वाले सरफेस पे लगाना पड़ेगा, एक बार पीछे वाले सरफेस पे लगाना पड़ेगा, और चेक करना पड़ेगा कि क्या भाई फ्लक्स x इज इक्वल टू प्लस a/2 पे क्या ये -a/2 के इक्वल आया कि नहीं, है कि नहीं। बिल्कुल किया जा सकता है। -q प्लस 3q -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डॉट करेंगे एरिया वेक्टर से, इन तीनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका वेक्टर निकालेंगे, उसका वेक्टर डॉट करेंगे एरिया वेक्टर से और फ्लक्स निकालेंगे। पर ऐसा नहीं करना है। ध्यान दो कि काफी सिमेट्रिक कहानी है। काफी सिमेट्रिक कहानी है। -q की वजह से जितना आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितना कंट्रीब्यूशन आगे की तरफ होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज फिर से गुड इवनिंग बच्चा लोग। गुड इवनिंग बच्चा लोग। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड वीडियो है और फिर से हम जेईई एडवांस का सवाल लेके बैठे हैं। 2012 से 2018 के सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे। कहाँ से कहाँ तक, 2012 से 2018 आज हमारा टारगेट है। टारगेट हम हमेशा 1 घंटे में कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं, और पिछले बार कम ही क्वेश्चंस कर पाए थे और 1 घंटा पूरा हो गया था। और इस बार जो टारगेट लिए हैं वो 2018 तक का लिए हैं क्वेश्चंस करने का, और नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे।
और जो हमारा रूल है हमें करना कैसे है, कॉपी पर निकाल लेना है और अपने को सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ करके खुद से एक बार सॉल्व करना है। खुद से अगर सॉल्व हो जाता है तो फिर ठीक है, नहीं होता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कहाँ गलती है, हमें कहाँ परेशानी है, और फिर जब सॉल्यूशन देखेंगे तो वो चीज बहुत अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। ऐसा 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 प्लान रख के आगे चलेंगे। तो अगर सॉल्व कर लिए तो वीडियो अनपॉज करो और फिर सॉल्यूशंस देखो। क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है क्यूबिकल रीजन दिया हुआ है जिसका साइड ए है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, इट इंक्लूड्स थ्री फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस -q +3q और -q। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हर जगह फ्लक्स की बातें हुई है, और इस स्फीयर में -q 3q और -q का अरेंजमेंट कुछ जो जो दिया हुआ है वो इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से दिया हुआ है। कहता है -q का जो लोकेशन है वो -a/4 पे है, और -q जो लेफ्ट राइट साइड में है उसका लोकेशन +a/4 पे है, और 3q एग्जैक्टली सेंटर पे है। ठीक है। ध्यान देने वाली बात एक और है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट का एक्सिस है वो z ऊपर की तरफ है, y लेफ्ट राइट है और x आगे पीछे है। साथ साथ में हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो मुझे तो सबसे पहले इंटायर रीजन जहाँ पे दिखा, जो सब ऐसे क्वेश्चन में सबसे सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो 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 ऑप्शन ऐसा दिखे जो सबसे पहले सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कर लिया जाए, ताकि उससे ही बाकी करने का हिम्मत मिले, हिंट भी मिले। तो फ्लक्स थ्रू द इंटायर रीजन इज q इनक्लोज थ्रू द इंटायर रीजन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या इस क्यूब के अंदर ही -q भी है? दोनों -q चार्ज और +3q भी इसी क्यूब के अंदर है, तो इसके वजह से जो 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 फाइनल चार्ज होगा वो क्या होगा? q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ए बी डी में अपने को चूज करना है कि कौन सा सही है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स अक्रॉस द प्लेन x इज इक्वल टू +a/2। x इज इक्वल टू +a/2 हमारे ये प्लेन के बाहर वाला प्लेन है, मतलब पे के ये प्लेन के बाहर वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। क्या इससे जितना नेट फ्लक्स जा रहा है, हमें कहता है कि बताओ कि ये जो नेट फ्लक्स जो +a/2 से जा रहा है, क्या उतना ही नेट फ्लक्स -a/2 से भी जा रहा है क्या, इन तीनों चार्जेस की वजह से? ठीक है। अच्छा, हम फ्लक्स के बारे में दो बातें जानते हैं। पहला बात कि फ्लक्स निकालने के लिए मुझे गॉस लॉ का एक हेल्प ले सकते हैं हम, या फिर एक और मदद ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर वाला फॉर्मूला तब काम आता है, हमें हर जगह वैलिड है, पर कब काम आता है? तब काम आता है जब कोई एक ओपन सरफेस हो। ठीक है। तो मैं मानूं अगर कि हमारा जो x इक्वल टू +a/2 ये जो सरफेस है ना, ये एक एरिया है, तो ये डेफिनेटली एक ओपन सरफेस है। क्यूब को कहूंगा क्लोज सरफेस, सिलेंडर को कहूंगा क्लोज सरफेस, स्फीयर को कहूंगा क्लोज सरफेस, पर एक सीधा सरफेस प्लेन को कहूंगा ओपन सरफेस, जिसका कुछ एक एरिया होगा जिसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया इज फ्लक्स। दूसरा होता है कि क्लोज सरफेस से कैसे फ्लक्स निकाला जाए, वो गॉस लॉ से निकालते हैं, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा अभी अभी किए। ई डॉट ए करके हम यहाँ पे x बाई एक्स इज इक्वल टू ए +a/2, और पीछे वाला जो सरफेस है x इज इक्वल टू -a/2, दोनों सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ई डॉट ए यूज करके। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर निकालना पड़ेगा, -q चार्ज की वजह से +3q चार्ज की वजह से -q चार्ज की वजह से, और उसका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा एरिया वेक्टर से, एक बार +a/2 वाले एरिया वेक्टर से, एक बार -a/2 वाला एरिया वेक्टर से। तो चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या +a/2 वाला जो सरफेस फ्लक्स पास किया, क्या वो -a/2 वाले सरफेस से फ्लक्स पास कर रहा है उतना ही, या तो ये तरीका है, या तो सीधा सीधा एनालाइज कर लिया जाए कि सिमेट्री है कि नहीं। -q की वजह से जितना x इज इक्वल टू +a/2 पे फ्लक्स होगा, उतना ही तो फ्लक्स -a/2 पे भी होगा। -q पूरी तरह से इन दोनों प्लेन से सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। -q फिर से जो राइट साइड में है वो भी इन दोनों प्लेन से सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। 3q जो मिडिल पॉइंट पे है ये भी इन दोनों से सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हम इस मेथड से भी करते तो फ्लक्स इक्वल ही आता, पर हमें इस मेथड से करना नहीं था। हम एग्जाम में हमें चाहता भी नहीं है वो कि हम इस मेथड से करें, हमें ये एनालिसिस का क्वेश्चन। नेक्स्ट बी कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू y इज इक्वल टू a/2।
y वाला ढूंढ लो कोऑर्डिनेट, y वाला ढूंढ लिए कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू, ये राइट वाला सरफेस है, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू, ये उसके पीछे वाला मतलब लेफ्ट वाला सरफेस है, इज मोर देन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू माइनस ए बाई टू। क्या ये बात ट्रू है? तो फिर से चेक करते हैं, फिर से चेक करते हैं भाई, फिर से चेक करते हैं कि क्या प्लस ए बाई टू जो आगे वाला सरफेस है और माइनस ए बाई टू आगे जो पीछे वाला सरफेस है, इसमें क्या फ्लक्स का डिफरेंस है? क्या कोई एक ज्यादा है किसी दूसरे से? क्या यहाँ पे चार्जेस सिमेट्रिक नहीं है जैसे पहले था? तो माइनस क्यू से यहाँ पे जितना फ्लक्स जा रहा होगा डेफिनेटली वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू जितना फ्लक्स माइनस क्यू में क्यू के वजह से हमारे y इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू वाले सरफेस से जा रहा होगा। क्योंकि माइनस क्यू इस सरफेस से दूर है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कम पास किया, फील्ड लाइंस कम पास किया, है ना, ज्यादा ज्यादा स्प्रेड आउट हो गया है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। पर माइनस क्यू y इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू से क्लोज है, तो माइनस क्यू के वजह से जो माइनस ए बाई टू से जा रहा है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। पर यही चीज वापस से एक बार होगा और इस बार इस वाले चार्ज की वजह से होगा, और इसी वाले चार्ज की वजह से अब माइनस ए बाई टू जो y वाला है, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू जो पीछे वाला सरफेस है उससे कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा। तो एक्चुअली में दोनों एक दूसरे को सिमेट्रिकली कैंसल आउट कर देते हैं, या सिमेट्रिकली माइनस क्यू होने के वजह से दोनों में फ्लक्स अल्टीमेटली सेम ही रहेगा। एक एक के वजह से उसके उसके पास वाले सरफेस पे ज्यादा फ्लक्स था और दूर वाले सरफेस पे उस चार्ज की वजह से कम फ्लक्स था, पर उसी सरफेस के बगल में जो चार्ज था वो भी सेम मैग्नीट्यूड का था, सेम डायरेक्शन का था, जिसके वजह से उस पे फ्लक्स बढ़ गया और अब लेफ्ट वाला सरफेस दूर वाला सरफेस हो गया जहां से फ्लक्स कम गया। तो सिमेट्रिकली यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से अभी भी फ्लक्स दोनों ही सरफेस से इक्वल ही है, और प्लस थ्री क्यू तो बीच में ही है तो उसके बारे में क्या ही कहना, वो तो डेफिनेटली आगे पीछे दोनों ही सरफेस से इक्वल फ्लक्स ही पास कर रहा होगा। तो ऐसा कहना कि एक का दूसरे से ज्यादा है ये गलत है। The net electric flux crossing through the plane z is equals to a by 2 is equal to the net electric flux passing through z is equals to plus a by 2, x is equals to plus a by 2। एक बार हमें कहा कि z is equals to plus a by 2 देखो, और एक बार हमें कहा कि x is equals to plus a by 2 पे नजर डालो। तो क्या हमने ढूंढ लिया कि z equals to plus a by 2 वाला सरफेस कौन सा है और x is equals to plus a by 2 वाला सरफेस कौन सा है? क्या मुझे बताना पड़ेगा? ठीक है, बताया जाए। z is equals to plus a by 2 वाला सरफेस ये ऊपर वाला सरफेस है, x is equals to plus a by 2 वाला जो सरफेस है वो ये वाला सरफेस है। सही बात है। अब चेक करते हैं कि फ्लक्स कैसे कैसे पास कर रहा होगा। माइनस क्यू के वजह से जो जो अ, जो हमारे इस सरफेस से जो पास कर रहा होगा x इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू से, उतना ही तो डिस्टेंस ऊपर वाले सरफेस से भी उसका है, माइनस क्यू से आगे वाले सरफेस का। माइनस क्यू कौन से लाइन पे है? y वाले लाइन पे है। y से आगे वाला सरफेस कितना दूर है? a बाई टू दूर है। y से ऊपर वाला सरफेस कितना दूर है? a बाई टू दूर है। ये पूरे का लेंथ कितना है? a है। ठीक है, तो माइनस क्यू की वजह से दोनों के थ्रू फ्लक्स एक बराबर ही गया। माइनस क्यू यहाँ पे भी है और इन दोनों इसके वजह से भी दोनों के से फ्लक्स एक बार z इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू से और एक बार x इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू से बराबर ही गया, और प्लस थ्री क्यू से तो बराबर है ही, वो तो सिमेट्रिक है ही, वो तो बीच में ही है। ठीक है, तो फिर से सिमेट्रिक की वजह से D इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि नेट फ्लक्स जो z इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू से जा रहा है उतना ही नेट फ्लक्स x इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू से भी जा रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको एनालिसिस से ही सॉल्व करना था और हमने वैसे ही किया। 2012 का एक और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे कहता है इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर लिया गया जिसका रेडियस r है, जिसका यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी rho है। It has a spherical cavity of r by 2 with its center on the axis of the cylinder as shown in the figure. The magnitude of the electric field at the point P, which is at a distance 2r from the axis of the cylinder, is given by this expression. अच्छा, सिलेंडर के वजह से P पे यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता, पर अब ये सिलेंडर के अंदर कैविटी भी है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चेंज आएगा?
ठीक है। सबसे पहले तो देखो कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है। ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट का क्वेश्चन है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर हमें कहा कि ये सिलेंडर का सरफेस का चार्ज डेंसिटी रो है ना, तो इसके बीच से जो ये कैविटी निकाला, इसके वजह से, अच्छा, तो इस सिलेंडर के वजह से यहाँ पे पी पे एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। ठीक है। अगर कैविटी नहीं होता तो ये सिलेंडर पूरी तरह से फुल्ली ऐसा बंद रहता। पर कैविटी होने के वजह से अब यहाँ से कुछ एक पार्ट इसका मास बाहर चला गया है। ठीक है। तो क्या करेंगे कि अब इस सेटअप में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पी पे हम एक बार इस r/2 रेडियस वाले कैविटी को ऐसा मानेंगे कि इसका भी चार्ज डेंसिटी रो ही है, और इसमें अगर चार्ज डेंसिटी रो है और ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r/2 है, तो इसके वजह से एक बार पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। वैसे ही सिलेंडर, जब जिस पे कोई भी कैविटी नहीं है, जिसका चार्ज डेंसिटी रो है, जिसका रेडियस यहाँ पे हमें दिया है r, है ना, और अगर पी पॉइंट पे फिर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार निकालेंगे। ठीक है। इसको नाम देंगे E1, और जो कैविटी के जब कैविटी और इस वाले स्फीयर के वजह से जब निकाले तो E2 नाम दिया, और जो कैविटी करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो होगा E1 माइनस E2। ऐसा हमारा प्लान है। समझ में आ गया? तो करे, है ना, करे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले पी पे क्या बोला मैंने कि सिलेंडर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए, है कि नहीं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। सिलेंडर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए किसी एक पॉइंट पी पे जो कि सेंटर से सिलेंडर के 2r डिस्टेंस पे है। साथ साथ में कहता है कि सिलेंडर से जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी ड्यू टू सिलेंडर, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, गॉसियन सरफेस ले लेंगे, है ना, और उसके बाद निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अच्छा, ये पॉइंट पी को थोड़ा ऐसे ले आता हूं ताकि ये लगे कि ये सरफेस पे है। ठीक है ना। गॉसियन सरफेस बनाकर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए ये सबको अभी तक पता होना चाहिए। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या और फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो इसको इसके बराबर करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए किसका एरिया है, ये एरिया है गॉसियन सरफेस का, एरिया ऑफ द गॉसियन GAUSSIAN सरफेस। सही बात है। गॉसियन सरफेस एक कैसा सरफेस है ये आगे तो मैं बताऊंगा ही, पर एक बार और जब यहाँ पे आ ही गया है, गॉसियन सरफेस हमेशा एक ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे हर पॉइंट पे सेम होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे हर पॉइंट पे सेम होता है क्या, पोटेंशियल। साथ साथ में जहाँ पे हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। ये तीनों बातें ट्रू होनी चाहिए गॉसियन सरफेस के लिए। इक्वी पोटेंशियल भी होना चाहिए, साथ साथ में हर पॉइंट पे ऑन दी गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होना चाहिए। एक सिलेंडर के लिए, एक लाइन वायर के लिए हम जो सरफेस बनाते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं, वो एक सिलेंडर ही होता है। तो अगर मुझे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया जिसका रेडियस मैंने 2r लिया, क्योंकि पी 2r लोकेशन पे है ना। तो इसके वजह से आप गॉसियन सरफेस बना दिए। तो सिंपली क्या करेंगे, flux is equals to E dot A, E at P into A. A is the surface area of the cylinder that is given by 2 pi into 2r into L, और इसको ही बराबर कर देना है जितना अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है। अपने को बोला कि इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो रो है कि नहीं। तो जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो होगा रो इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। ये जो अंदर सिलेंडर है इसी में तो सारा का सारा चार्ज है कि नहीं। तो इसके अंदर इसका वॉल्यूम कितना है भाई, इसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो इसी को क्यू इनक्लोज की जगह पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे, और ई पे का वैल्यू निकालेंगे
रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर इंटू एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा अपने पास रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 इंटू 4। ऐसा कुछ एक रिलेशन बचेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में चला जाए। अब अपन निकाल लिए कि सिलेंडर की वजह से पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें वो जो कैविटी किए थे ना, उसको, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये जो कैविटी किए, इस कैविटी, इसका रेडियस लिखा हुआ है r/2, इसका चार्ज डेंसिटी अज्यूम करेंगे कि रो है, ठीक है। और फिर जो पॉइंट P है, जो कि 2r डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, जो कि 2r डिस्टेंस पे है कि नहीं। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस स्फीयर के वजह से। तो स्फीयर के वजह से लेट्स सपोज EPS लिख देता हूँ, जो कि हो जाएगा KQ बाई 2r। अगर इसका चार्ज डेंसिटी रो है, अगर इस स्फीयर के वजह से मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इस पे जो चार्ज है एक्चुअली में वो है रो इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर, दैट इज नथिंग बट रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर बाई 2 होल क्यूब, है कि नहीं, पाई आर बाई 2 क्यूब होल क्यूब। तो क्यू की जगह मैं ये पुट करूंगा इस इक्वेशन में, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा पाई आर क्यूब बाई 8 करके बाई 2r। तो k पाई आर क्यूब बाई 4 2 जा 8, 3 4 जा 12 बाई r, यहाँ से r स्क्वायर, k पाई r स्क्वायर बाई 12 हमारा स्फीयर के वजह से आया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने क्या बताया कि एक बार निकाले सिलेंडर की वजह से, एक बार निकाले कैविटी की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट निकालने के लिए दोनों के सिलेंडर का वजह से जो एक बार निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक बार जो कैविटी, जो स्फीयर है ना, उसको एक चार्ज डेंसिटी रो मान के जो निकाले, उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो कैविटी, इसके वजह से क्या आया था, रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे तो 2r का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक KQ 2r होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 2r और आता, और r से r कैंसिल हो जाता, और यहाँ पे आता, यहाँ पे k नहीं लिखे ना, ठीक है कोई बात नहीं, k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे पाई आ गया, यहाँ पे r बचा, और यहाँ पे 24 बचा। सही बात है। अब पाई से पाई कैंसिल कर दूंगा, है ना, और रो तो यहाँ पे भी था, रो रो कैसे चला गया, यहाँ से रो भी लिखना है, और रो यहाँ भी लिखना है। तो रो r बाई 4 एप्सिलॉन नॉट तो मुझे कॉमन दिख रहा है, 1 - 1/24 मुझे इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। 4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटू 23/24, है कि नहीं। फाइनल आंसर आया रो r बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 23/24। फाइनल आंसर क्या आया, रो r बाई क्या था, रो r बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 23/24। अपने वो कहता है कि भाई ये जो है वैल्यू, ये इसके बराबर ही है। अगर ये इसके बराबर ही है तो k का वैल्यू बताओ। तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन काटो, रो r से रो r काटो, 23 से 23 काटो, 4 से 4 काटो, 4 से 6 काटो। तो 1/k is equals to 1/6. This implies k is equals to 6. तो k यहाँ पे अगर हमारा 6 आया तो बिल्कुल सही है। करना है जो हमें आज का वो ये है, 2012 का क्वेश्चन कहता है कि the 6-point charges are kept at the vertices of a regular hexagon of side length L and center O. तो सेंटर O पे ये हेक्सागन है। आजा, सेंटर O इसका हेक्सागन का सेंटर है, और इसका साइड लेंथ हेक्सागन का L है। कहता है कि गिवन दैट k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एल स्क्वायर, अगर k का ये वैल्यू है तो कौन सी बातें इसमें से करेक्ट है। सबसे पहला बात जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज इक्वल टू 6k, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 6k के बराबर है, और क्या OD के अलॉन्ग है।
सबसे पहले तो ये एनालाइज करना है। सबसे पहले तो ये एनालाइज करना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओ पे है इन सारे चार्जेस की वजह से क्या वो ओडी के अलोंग है। ठीक है, क्या वो ओडी के अलोंग है, और और इसका वैल्यू 6k है कि नहीं, जहाँ पे k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर। ये बात हमें चेक करना है। तो ध्यान दो, क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओ पे होगा वो कितना होगा। ये डिस्टेंस मान लेते हैं x, ये डिस्टेंस x मान लेते हैं, ये लेंथ l दिया हुआ है, ये एकदम बाइसेक्टर लाइन है पी आर, और एक हेक्सागन में इंटरनल एंगल सारा 60 डिग्री होता है, तो ये अगर बाइसेक्टर है तो इस 60 का हाफ हो जाएगा ये 30, और ये जो लेंथ हो जाएगा ये l/2 हो जाएगा। यहाँ से क्या x नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं, यहाँ पे x हो जाएगा, x इज इक्वल टू l/2 बाई एक्स साइन बाई साइन 60, ये हो जाएगा। साइन 60 होता है √3/2, और √3 और इंटू 2, तो x हो जाएगा l/√3। सही बात है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार प्लस क्यू की वजह से निकालूंगा, किस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से किस पॉइंट पे निकालेंगे, पॉइंट ओ पर निकालेंगे, और ये आएगा के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर, और x की जगह मैं l/√3 लिख सकता हूँ, पर फिलहाल ऐसे ही रहने देंगे। और जो प्लस क्यू की वजह से जो पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अवे फ्रॉम दी पॉइंट होगा, और फिर से मैं अगर इस माइनस क्यू की वजह से निकालूं तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, क्यू चार्ज भी सेम है, पर डायरेक्शन इसका इसी डायरेक्शन में होगा, ओ ई के ही डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स माइनस क्यू ही होगा। सिमिलरली प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे वापस एक बार आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ओ सी के डायरेक्शन में, और एक बार माइनस टू क्यू के वजह से ओ डी के डायरेक्शन में आएगा, और प्लस 2q की वजह से फिर से एक बार ओ डी के डायरेक्शन में आएगा। तो मुझे ये जो ओ ई के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, इसका एक बार कंपोनेंट मिलेगा ओडी के डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक बार वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो ओ ई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, राइट। और इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, मान लेते हैं वो मैग्नीट्यूड ओ ई ही है। सिमिलरली ओ सी पे जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा एक बार प्लस क्यू की वजह से और एक बार माइनस क्यू की वजह से। ओ सी के अलॉन्ग ये रहा ओ सी, ये रहा एक बार प्लस क्यू का, ये रहा एक बार माइनस क्यू का। ठीक है, और अब क्या हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ओ ई और ओ सी का मैग्नीट्यूड तो सेम आने वाला है। अच्छा, अब ओ सी ओ ई का जो वर्टिकल से जो जो एंगल है वो 30 डिग्री है, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो इसका 60 डिग्री है। सिमिलरली ओसी का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है 60 डिग्री है, वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री। क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ओसी का जो साइन कॉस 30 है वाला है वाला कंपोनेंट होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो एक्चुअली में ओई के वर्टिकल कंपोनेंट से के बराबर होगा। तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट तो बराबर होगा, पर दोनों का डायरेक्शन उल्टा होने की वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देगा। तो OE और OC का वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, पर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड करेंगे विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ OD, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो तो OE जो आएगा वो होगा k क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2, एंड OC विल ऑल्सो बी k क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2। जो OE का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको परपेंडिकुलर लिख देते हैं, वो होगा ओ ई कॉस थीटा, दैट इज नथिंग बट के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस 60, है ना। और जो ओ सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस 60। अभी तक हमने ओ ई को डिसॉल्व किया हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, ओ सी को डिसॉल्व किया हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में, ओ ई का मैग्नीट्यूड निकाले, ओ सी का मैग्नीट्यूड निकाले, और दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट में ये बात तो ऑब्जर्व की है कि दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट भाई अपने आप कैंसिल हो जाता है। दूसरी बात जो एक और यहाँ पे +2q चार्ज था, राइट।
और यहाँ पे एक बार -2q चार्ज था, अगेन राइट। तो O पे कितना आएगा भाई इसके वजह से, ये x है, ये डिस्टेंस भी x है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +2q भी होगा और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q भी होगा, और दोनों का डायरेक्शन OD के ही डायरेक्शन में होगा। +2q की वजह से O पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव और -2q की वजह से O पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे लिखे k2q/x² प्लस k ऑफ 2q/x²। माइनस प्लस बैठाने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही डायरेक्शन डिसाइड कर लिया है कि OD के साइड है उसका डायरेक्शन, तो सीधा अब इसका वैल्यू लिख सकते हैं 2q/x²। तो O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी तरीके से आया। ओ, एक बार OC का, यहाँ पे OE था सॉरी, यहाँ पे OC था, एक बार OC का कंपोनेंट मिला यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला, एक बार OE का कंपोनेंट मिला यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। एक बार 2q की वजह से मिला और एक बार -2q की वजह से मिला। तो नेट निकालने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 2q और -2q का एडिशन तो भाई ये आता है, तो यहाँ पे सीधा लिख दिए 2k 2q/x²। OE और OC का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी पहले निकाले थे वो ये था kq/x² इंटू 2 cos 60, और क्योंकि OC का भी सेम मैग्नीट्यूड है तो इंटू 2 कर दिए, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सेम होगा। cos 60 हाफ होता है तो एक 2 काट देंगे। अब क्या कॉमन आ गया, kq/x² कॉमन आ गया, और यहाँ पे मुझे 2 भी मिल जाता है, तो अंदर बचता है 2 + 1। यहाँ से 3kq/x² कॉमन आता है। क्या हमने x का l के टर्म्स में वैल्यू निकाल लिया है? बिल्कुल निकाल लिया है। x का l के टर्म्स में क्या वैल्यू आया था? x का l के टर्म्स में क्या वैल्यू आया था? x का l के टर्म्स में वैल्यू आया था कि x = l/√3। तो x को l/√3 अगर मैं पुट करूं तो 6kq/l² इंटू 3 आएगा, राइट। अब ध्यान दो, क्या ये 6k के बराबर आया? ये क्या, ये k है, ये पूरा जो हमें क्वेश्चन में बोला है, इसको एक वेरिएबल असाइन किया है, इसको k बोला, और हमारा जो आ रहा है वो 18 एक्चुअली में क्या आ रहा है, हमारा जो आ रहा है 18k एक्चुअली में आ रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे उनका जो आंसर है वो एक्चुअली में गलत है, 6k नहीं आ रहा है, तो ए गलत हो गया। क्या पोटेंशियल ओ पे 0 है? ओ एक स्केलर क्वांटिटी है, तो प्लस क्यू के वजह से जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे उसको लिखूंगा kq/x, और माइनस क्यू के वजह से होगा जो उसको kq ऑफ -kq/x लिखूंगा। डिस्टेंस सेम है, और चार्ज प्लस क्यू की वजह से जितना यहाँ पे आया पोटेंशियल, उतना ही माइनस क्यू की वजह से भी आएगा यहाँ पर नेगेटिव होने की वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये +2q और ये -2q का भी ओ पे पोटेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने के वजह से। तो बी 0 है, बी मतलब ओ पे पोटेंशियल 0 है, ऐसा कहना बिल्कुल सही है। फिर कहता है कि पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन पी आर इज सेम। क्या पी आर में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है क्या? तो पी आर पे अगर पोटेंशियल सेम होना है, ऐसा हम चाहते हैं, तो एनालाइज करना पड़ेगा कि देखते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं, है ना। अपने पास और फिगर है क्या? हाँ, पी आर पे अगर मैं चाहता हूँ पोटेंशियल सेम हो, कोई भी एक पॉइंट दो पॉइंट ले लेता हूँ, मान लेते हैं ये पॉइंट सबसे पहले ले लिया जाए। तो इस पॉइंट पे प्लस क्यू के वजह से जितना पोटेंशियल होगा उतना ही माइनस क्यू के वजह से भी होगा, पर उल्टे डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इस प्लस क्यू के वजह से जितना होगा उतना ही इस माइनस क्यू के वजह से होगा, पर उल्टे डायरेक्शन में होगा। ये डिस्टेंस तो सेम है, ये +2q की वजह से जितना होगा उतना ही ये -2q की वजह से भी होगा। ये मान लेता हूं मैं पॉइंट सी। तो डी सी और ए सी, पी आर कैसा लाइन है? पी आर एकदम बाइसेक्टर वाला लाइन है, तो पी सी और डी सी एग्जैक्टली इक्वल होना ही है, एफ सी और ई सी एग्जैक्टली इक्वल होना ही है, बी सी और सी सी
सी और ये वाला पॉइंट इक्वल होना ही है, और दोनों का चार्ज अपोजिट होने की वजह से पी आर पे हर एक पॉइंट पे इसी तरह से पोटेंशियल जो है जीरो हो जाएगा। और इक्वल का तो पता नहीं, पर जीरो तो होगा और सेम भी होगा ही, सेम तो होगा ही और जीरो भी होगा। कहता है कि पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन दी एस टी इज सेम। क्या भाई एस टी पे भी सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है? वापस उसी तरह से एनालाइज करेंगे। एक बार माइनस क्यू की वजह से इस पे पोटेंशियल निकालूंगा, एक बार माइनस, और एक बार प्लस क्यू की वजह से इस पे पोटेंशियल निकालूंगा। तो माइनस क्यू के वजह से एक बार यहाँ पे निकाले, और अच्छा, क्या हर पॉइंट पे सेम है कि नहीं ये चेक करना है ना। और एक बार माइनस क्यू, एक बार इसके वजह से निकाले, एक बार इसके वजह से निकाले, एक बार इसके वजह से निकाले, ये इसके वजह से निकाले और इसके वजह से भी निकले। मुझे किसी और पॉइंट पे भी इसी तरह से चेक करना पड़ेगा। लेट्स सपोज पॉइंट ओ ही ले लेता हूँ। अच्छा, क्या हमें ये बात बहुत क्लियरली दिखा कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होने का कोई भी रीजन नहीं है। यहाँ पे चार्जेस एक बार माइनस क्यू है, और इसका जो अपोजिट चार्ज है, इसका डिस्टेंस भी बहुत दूर है। तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं है। यहाँ पे माइनस क्यू की वजह से जितना पोटेंशियल है उतना ही प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल हो, इस तरह का बात नहीं हो रहा है। पॉइंट ओ पे हमने अभी अभी चेक किया कि पोटेंशियल तो जीरो आता है, तो डेफिनेटली एस टी पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं है। इस तरह से ये एनालिसिस आगे, इस तरह से एनालिसिस का कंक्लूजन बैठाया जा सकता है। तो डी इज रॉन्ग, बी और सी इसके लिए सही ऑप्शन। सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और सॉल्व करते हैं। पढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2013 का ये क्वेश्चन है, जो हमको कहता है कि दो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिए, जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस 2r है, हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2। इसका दोनों का डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी रो है और दूसरे का ρ2 है, और टच करता है ईच अदर। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को टच करा दिए, और 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। अब स्मॉलर स्फीयर से 2r डिस्टेंस दूर गए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भाई यहाँ पे तो निकालो, पर साथ साथ में ये भी बताओ कि ρ1/ρ2 कितना है। और हमें एक और बात बता दिया है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज जीरो। नहीं, ये जो 2r पे जो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया नेट, एक बार इस छोटे वाले स्फीयर के रेडियस की वजह से, एक बार इस बड़े वाले स्फीयर के रेडियस की वजह से, उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया। तो बताओ कि ρ1 और ρ2 में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार रेडियस r1 बनाएं, एक बार रेडियस r2r बनाएं, और स्मॉलर स्फीयर से 2r डिस्टेंस ले गए। ठीक है, अब स्मॉलर स्फीयर से अगर ये 2r डिस्टेंस है और ये 2r है और ये डिस्टेंस r है, तो एक्चुअली में हमारे बड़े स्फीयर के सेंटर से इस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है? 2r प्लस r प्लस 2r, दैट इज 2 टू 4 1 5r, राइट। इसका डेंसिटी कितना है? टू नॉट आर वाले का ρ1 है, आर जिसका रेडियस है उसका ρ1 है, 2r जिसका रेडियस है उसका ρ2 है डेंसिटी, और ये एक पॉइंट P है। इसी पॉइंट पे अपने को कहता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के वजह से जीरो हो गया। तो ρ1 और ρ2 के रिलेशन बताओ क्या होगा, राइट। यहाँ से ρ1/ρ2 चाहिए मुझे, तो मुझे सबसे पहले तो इंडिविजुअली सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उसके बाद उसको ऐड करके जीरो करना पड़ेगा। तो करते हैं। KQ/2R whole square is the electric field at point P due to our ρ1 charge density smaller sphere। फिर से मैं बता दूं, Q जो हमारा Q1 है, जो हमारा चार्ज, जितना जितना चार्ज हमारे पहले स्फीयर में होगा वो एक्चुअली में ρ1 इंटू उसके ही वॉल्यूम के बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। उसी तरह से अगर मैं इस पे अगर मानूं चार्ज Q2 है, जिसका चार्ज डेंसिटी ρ2 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसके लिए ρ2 इंटू 4/3 पाई इंटू 2r का होल क्यूब करेंगे, क्योंकि इसका रेडियस अपने को कितना कहा, 2r का है कि नहीं, बिल्कुल है। साथ साथ में यहाँ पे जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा Q2/5r का होल स्क्वायर, और इसी को जीरो करना है। अब Q1 के और Q2 के जगह मैं ये दोनों वैल्यूज पुट करूंगा, है कि नहीं।
So rho 1 is equal 4 by 3 pi r cube by 2r का whole square plus k into rho 2 by into 4 by 3 pi 2r का whole cube by 5r का whole square। क्या ये बहुत आसान नहीं दिख रहा? क्या ये तुरंत नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। काट देते हैं जो जो कट रहा है। के 4/3 पाई, के 4/3 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, आर क्यूब भी कट जा रहा है ना। पाई तो कट ही गया, तो अपने पास जो बचा वो यहाँ पे बचा रो 1/4 इज इक्वल्स टू रो 2/5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और ऊपर में एक बार 2 क्यूब भी है जो कि 8 आएगा। इसी को ऐड किए तो ये 0 आता है। अब रो 1/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो 2 8/25, ऐसा कुछ रिलेशन बनता है यहाँ पे। और रो 1/रो 2 एक्चुअली में आता है 32/25 माइनस ऑफ 32/25। तो ऐसा ऑप्शन बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 2013 का क्वेश्चन करते हैं। टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r1 है, जिसका रेडियस r2 है, कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो और माइनस रो। अब जिसका r1 रेडियस है उस पे प्लस रो है, जिसका r2 रेडियस है उस पे माइनस रो है, आर प्लेस्ड सच दैट दे पार्शियली ओवरलैप। अगर मैं दो स्फीयर रखूं और एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा हो ये, तो ये होगा कुछ ओवरलैपिंग रीजन उसके बीच में, है ना। ऐसा ऐसा 3D रीजन होगा, है कि नहीं? ऐसा 3D रीजन are shown in the figure at all points in the overlapping region। क्या इस ओवरलैपिंग रीजन में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है? ध्यान दिया हमने कि यहाँ पे कैसी स्फीयर की बात हो रही है, कैसा स्फीयर का हमें लेने को कहा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अगर हमने इस बात पे ध्यान दिया तो हमें एक बार और ये इंफॉर्मेशन पता है कि नहीं, एक बार ये रिवाइज करना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के किसी एक अंदर वाले पॉइंट पे कितना होता है। तो वो होता है के क्यू आर बाई वो होता है के क्यू आर बाई आर क्यूब। स्मॉल आर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर है और इस पूरे स्फीयर का रेडियस अगर आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इनर पॉइंट में इन अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जिसका टोटल चार्ज क्यू है, उसमें ऐसा लिखते हैं रिलेशन, राइट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी एक जब किसी पोटेंशियल की बात कर लें एक बार। पोटेंशियल वेक्टर नहीं है सबसे पहले तो। पोटेंशियल जब लिखते हैं तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब और ऊपर 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसा कुछ एक रिलेशन बोलते हैं, ऐसा कुछ एक इक्वेशन बोलते हैं जब किसी एक इनर पॉइंट पी पे जिसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर है, उसके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो कुछ एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, पोटेंशियल आता है, सॉरी। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है, पोटेंशियल ये आता है। और और बस इतनी बातें ध्यान रखेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दो, इसका प्लस रो है, इसका माइनस रो है, ये ओवरलैपिंग रीजन। यहाँ पे सेंटर C1 है, यहाँ पे सेंटर C2 है। मानते हैं एक रैंडमली एक पॉइंट ले लिया गया यहाँ पर, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं x1, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं x2, C2 से इसका डिस्टेंस x2 मान लेते हैं। इसका रेडियस अपने को दिया है r2 और इसका रेडियस अपने को दिया है r1। अगर किसी एक x1 डिस्टेंस में इनसाइड दी स्फीयर सेंटर से जिसका डिस्टेंस x1 है ना, ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ रहा है ये चीज। और ये कैसा है, ये एक्चुअली में सेंटर से एक x2 डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। ठीक है, तो एक बार, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इंटरनल पॉइंट फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट अ डिस्टेंस x1 is given by kq x1 by r1 क्यूब। ठीक है, similarly at an x2 point electric field again is kq x2 by r2 क्यूब। q2 है, q1 है।
फिर से ध्यान दो कि Q1 का जो वैल्यू होगा वो होगा इसमें चार्ज डेंसिटी जितना है जो कि रो है इनटू जो इसका वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई R1 क्यूब। सिमिलरली हमारे Q2 वाले स्फीयर Q2 हमारे R2 वाले स्फीयर का जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस रो है और इसका जो आएगा वैल्यू वो होगा माइनस रो इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब। राइट, इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे एक बार पुट करूंगा और एक बार यहाँ पुट करूंगा और EX1 और EX2 का वैल्यू निकालूंगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे EX1 को EX2 के साथ ऐड करना पड़ेगा। EX1 EX2 को जब ऐड करेंगे उसके बाद देखेंगे कि क्या आता है। So EX1 is KQX1 by R1 क्यूब और Q1 की जगह मैं लिखूंगा K इंटू रो इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू X1 बाई R1 क्यूब। R1 क्यूब से R1 क्यूब कट गया और ये आया K रो इंटू 4 पाई/3 इंटू X1। अब मेरा सेंटर जो था C1 था, ये जो सेंटर था C2 था, यहाँ से मैंने X1 डिस्टेंस लिया। कितना डिस्टेंस दूर गया? X1 डिस्टेंस। अब सेंटर, अब इस वाले स्फीयर पे जो चार्ज है वो प्लस रो है, इस वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो R1 है। प्लस रो चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ होगा, अवे फ्रॉम दी स्फीयर होगा, है कि नहीं? इसका डायरेक्शन कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर तो ये मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन इसी लाइन के अलोंग होगा पर बाहर की तरफ, इस तरह से। सिमिलरली EX2 जब निकालेंगे, जब C2 से ये डिस्टेंस, जब इस पॉइंट पे C2 जो हमारा स्फीयर 2 है जिसका चार्ज डेंसिटी माइनस रो है, जिसका रेडियस R2 है, इसके वजह से इस पॉइंट पे जब जो पॉइंट C2 से X2 डिस्टेंस पे है, इसका एक बार निकाले तो KQ2 X2 बाई R2 क्यूब लिखे, है कि नहीं? अब Q2 के जगह यहाँ पे मैं माइनस रो पुट करूंगा इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब इंटू X2 पुट करूंगा और R2 क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। और अब मेरे पास जो E नेट निकालने का तरीका होगा वो होगा EX1 प्लस EX2, वेक्टोरियल एडिशन करना है। अब EX1 जो है वो भाई वो X1 के ही डायरेक्शन में है, अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द स्फीयर, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस चार्ज होने की वजह से यहाँ पे जो इस C2 वाले स्फीयर की वजह से X2 पे जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। X2 के ही लाइन C2 और इस पॉइंट को P माना था, C2 P को जब ज्वाइन किए तो इसी डायरेक्शन में होगा और डायरेक्शन कैसा होगा? टुवर्ड्स दी स्फीयर होगा, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? तो X2 लिखे और अब दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है? तो चार्ज डेंसिटी मैंने उसके साइन के साथ बैठा दिया, मैंने डायरेक्शन यहाँ पर जज कर लिया है और अब मैं X1 और X2 के ही डायरेक्शन में होगा और अब मैं नेट निकालने के लिए सिंपली ये दोनों वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है? तो ध्यान दो, E net will be K रो 4/3 पाई X1 वेक्टर माइनस X2 वेक्टर, ठीक? अच्छा, क्या हमें एक बात बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये जो X1 वेक्टर है और ये जो X2 वेक्टर है, इसके वजह से जो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, है ना? ये X1 वेक्टर है, ये X2 वेक्टर है, ये वाला, है ना? इसके वजह से जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो वही लेंथ होगा जो C1 और C2 के बीच का लेंथ है, सपोज ये D, ठीक? और डायरेक्शन हमने पहले ही ले लिया, तो डायरेक्शन जब हमने P से C2 के तरफ ले लिया तो हमें नेगेटिव के वजह से जो डायरेक्शन में चेंज आता वो कंसिडर कर लिया है, तो यहाँ पे नेगेटिव वापस बैठाने की जरूरत नहीं। तो अगर ये x1 वेक्टर और x2 वेक्टर को ऐड करें तो C1 C2 के बीच में जो ये d डिस्टेंस है या d वेक्टर है, C1 C2 वेक्टर है, ये इससे रिप्लेस कर सकते हैं 4/3 पाई C1 C2, ठीक? ध्यान दो कि अगर मैं C1 वापस से लूं, वापस से एक पॉइंट C2 लूं और यहाँ पे कोई एक रैंडमली पॉइंट Q ले लूं,
यहाँ पे भी x1 डिस्टेंस बनेगा, यहाँ पे भी x2 एक और वेक्टर बनेगा। और इसके वजह से भी जो दोनों का एडिशन आएगा x1 प्लस x2, जब ई नेट निकालेंगे तो ये तो इनएविटेबल है कि ये वाला फॉर्म यहाँ तक तो आएगा ही, जब ये सारा प्रोसेस करेंगे, या कोई पॉइंट पी हो या कोई पॉइंट पी क्यू हो या फिर कोई भी पॉइंट और हो ओवरलैपिंग रीजन। और जब ऐसा आएगा तो x1 और x2 वेक्टर हमेशा एक्चुअली में d वेक्टर के ही बराबर होगा, हमेशा c1 c2 के ही बराबर होगा 4/3 पाई d वेक्टर किसी भी इस ओवरलैपिंग रीजन में। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओवरलैपिंग रीजन में कह सकते हैं कि कांस्टेंट है? क्या k कांस्टेंट है, क्या रो कांस्टेंट है, क्या 4/3 पाई कांस्टेंट है, क्या d कांस्टेंट है? d c1 c2 के बीच में डिस्टेंस है, सारा कांस्टेंट है। इसके वजह से कह सकते हैं कि e जो नेट है ना, वो कांस्टेंट है इन दिस ओवरलैपिंग रीजन। So electric field is zero, ये कहना तो गलत है। For electric field is constant in magnitude and has same direction। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो d के ही अलोंग आया। q ऊपर लिए q पॉइंट एक तो भी d के अलोंग आया, है कि नहीं? और नीचे एक पॉइंट लिए तो भी d के अलोंग आया। कहता है कि पोटेंशियल के बारे में अब रिलेशन बताओ कि पोटेंशियल कांस्टेंट है कि नहीं। पोटेंशियल किसी भी इनर पॉइंट के लिए ये होता है। तो अब ये एक बार पुट करेंगे और इनर पॉइंट के लिए वापस से इसी मेथड से चेक करेंगे कि क्या कुछ ऐसा ही रिलेशन पोटेंशियल के लिए भी आता है कि नहीं। C1 ये हो गया, C2 ये हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट Q ले लूँ, ये डिस्टेंस x1 ले लूँ और ये डिस्टेंस x2 ले लूँ, ये डिस्टेंस y1 ले लूँ, ये डिस्टेंस y2 ले लूँ। एक बार पोटेंशियल निकालेंगे जब x1 डिस्टेंस ले रहे हैं, और x1 हमारे ये जो लंब बड़ा सा स्फीयर है, इसके लिए C1 से जो ये पॉइंट है x1, है ना, ये एक्चुअली में एक इनर पॉइंट है कि नहीं? ये P का डिस्टेंस जो x1 है, ये एक्चुअली में P जो है वो एक इनर पॉइंट है स्फीयर के लिए। ओवरलैपिंग रीजन है, पर ये तो पॉइंट इंडिविजुअली स्फीयर के लिए इनर पॉइंट है, इंडिविजुअली स्फीयर के लिए भी इनर पॉइंट है कि नहीं? तो Vx1 इज इक्वल टू k इंटू वापस से और यहाँ पे Q भी होना चाहिए, Q। तो क्या रिलेशन आता है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू और 3r² माइनस x² बाई r का क्यूब। ऐसा कुछ एक रिलेशन पोटेंशियल x1 के लिए बनेगा। यहाँ पे x1 लिखना है, यहाँ पे q1 लिखना है, यहाँ पे r1 लिखना है, और vx2 ये आएगा q2 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r2 होल स्क्वायर माइनस x2 होल स्क्वायर बाई r2 होल क्यूब। ठीक है, Q1 के जगह रो वाला टर्म लिखना 4/3 पाई R1 क्यूब, और Q2 के जगह माइनस रो इंटू 4/3 पाई R2 एक्सक्यूज मी पाई R2 क्यूब। जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे और फिर जब ऐड करेंगे तो ऐसा रिलेशन, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि पोटेंशियल भाई सेम हो, पोटेंशियल सेम हो, ऐसा कोई भी रीजन नहीं मिलेगा। पोटेंशियल इज नॉट कांस्टेंट, फील्ड हैज सेम डायरेक्शन, सी और डी यहाँ पे सही है। ठीक, अब बहुत आसान, जब वी नेट निकालना है तो मैं Vx1 और Vx2 को ऐड डायरेक्टली बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। 2014 का एक और क्वेश्चन देखते हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्या कहता है, लेट E1r and E2r and E3r be respectively electric fields at a distance r from a point charge q। सबसे पहला तो Q से किसी एक डिस्टेंस r पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1r से रिप्रेजेंट किए। दूसरा कहता है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये वायर, और इसके वजह से जो r लेंथ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले वो E2r लिखे, जो कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी का है लैम्डा, और जो इनफाइनाइट प्लेन है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, उससे अगर r डिस्टेंस गए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे वो E3r लिखे। और अगर ये ऐसा है कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस r नॉट के लिए E1r और E2r और E3r तीनों इक्वल आ जाता है,
तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही से मैच करते हैं? तो मैथ्स का जेब्रा टाइप क्वेश्चन ही है, और E1 आर, E2 आर, E3 आर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट 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 कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट जो रिलेशन आएगा वो निकालेंगे और एक दूसरे से रिलेट कर देंगे इस इक्वल टू के मदद से। ऐसा करने के बाद हम चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में इन इन तीनों को जब इक्वल किए तो इन कौन से ऑप्शन में इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में वो सही तरीके से बैठ जाता है, कौन सा रिलेशन बैठ जाता है। तो Q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी एक R नॉट डिस्टेंस में, दैट विल बी नथिंग बट KQ बाय R नॉट स्क्वायर। सिमिलरली अगर किसी एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसका लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E एट R नॉट डिस्टेंस है ना, कैसे निकालेंगे? एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेंगे, इस पॉइंट को P मानेंगे और E लिखेंगे बाई 2 पाई R इंटू आर नॉट इंटू एल, और ऊपर आएगा Q इनक्लोज दैट इज लैम्डा इंटू एल, और ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई R नॉट। गॉस लॉ मैंने मैंने लगाया अपने दिमाग में और यहाँ से ये चीज सॉल्व किया, क्योंकि हर बार जो लाइन चार्ज का है वो उसका फॉर्मूला याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी जब आर नॉट के वजह से निकाले और ये जब जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, तो यहाँ से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये प्लेट बहुत इनफाइनाइट मान के ये डेरिवेशन करते हैं। अब ये तीनों अगर आर नॉट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों के वजह से निकाले और ये वैल्यूज लिखे 1 2 और 3, और आर नॉट एक डिस्टेंस ऐसा है जहाँ पे अपने को क्वेश्चन में कहा कि सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल कर देना है नेक्स्ट स्टेप में। के क्यू बाई आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई R नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अब अपने ऑप्शंस में से चेक करना है कि क्या ये सही है कि नहीं। अब ध्यान दो कि Q का सिग्मा के साथ रिलेशन बैठाया, तो Q का सिग्मा के साथ रिलेशन बैठाने के लिए मुझे Q और ये वाला टर्म यूज करना पड़ेगा, ये वाला, इसके साथ अगर रिलेट कर दूं तो मेरे पास कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा। तो ये देखते हैं क्या आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के और ऊपर आर नॉट स्क्वायर। अब के को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ, के को लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर बाई ये 1 हो गया एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट 2 से 2 क्या जाता है 2 सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन था? 4 सिग्मा पाई था, तो ये तो रॉन्ग हो गया भाई। अब नेक्स्ट आता है कौन सा रिलेशन, आर नॉट का लैम्डा और सिग्मा का रिलेशन। लैम्डा और सिग्मा का रिलेशन मुझे चाहिए, तो मैं कौन सा भाई इक्वेट करूँ, इक्वल टू लैम्डा और सिग्मा, ये दोनों को इक्वेट कर दूं, है कि नहीं? तो लैम्डा बाई 2 पाई R नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से हम ये भी सीखते जा रहे हैं कि किस तरह से ये सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से क्या तरीका होता है सॉल्व करने का। अब लैम्डा बाई सिग्मा बोला, तो लैम्डा बाई सिग्मा ऐसा लिखेंगे और ये हो जाएगा लैम्डा बाई सिग्मा के साथ रखें 2 पाई, तो यहाँ पे पाई तो ऑलरेडी है और यहाँ पे आर नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आर नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अगर ऑप्शन है तो सही है, जो कि नहीं है, आर नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर ऑप्शन नहीं है। क्या कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे? जब यहाँ पे लैम्डा आर लिखे थे तो ये एक्चुअली में क्यू इनक्लोज्ड है, और बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखना पड़ता, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, ये कट जाएगा, आर नॉट बाई 2 आता है। यहाँ पे आर नॉट बाई 2 है क्या? नहीं, ये गलत है। आर नॉट आर नॉट नहीं, आर नॉट बाई 2 आता है जब हम ये चीज रिलेट करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अपने को E1 आर नॉट बाई 2 और E2 आर नॉट बाई 2 के बीच में रिलेशन चाहिए। तो E1 तो भाई Q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो वाला था, और यहाँ पे आर नॉट बाई 2 रखूँ तो क्या आएगा, ध्यान दो, E1 बाई आर नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर नॉट बाई 2, है कि नहीं, का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट के क्यू स्क्वायर बाई आर नॉट स्क्वायर, और ऊपर में 4। ठीक है, अब E2 के साथ आर नॉट बाई 2 रखना है, E2 कौन सा है, लाइन चार्ज वाला है, यहाँ पे आर नॉट बाई 2 रखेंगे, तो E2 आर नॉट बाई 2
ठीक है, ये क्या था, लैम्डा बाई टू पाई आर नॉट बाई टू रखूंगा इस बार, और नीचे एप्सिलॉन नॉट भी डालेंगे। तो टू से टू कैंसिल हो गया, दिस विल बी पाई आर नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, पाई आर नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, पाई आर नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दिए क्या हम लोग एक बात, कि ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में ई टू एट आर नॉट बाई टू ही है, नहीं नहीं, बाई टू है कि इंटू टू है, इंटू टू ही है, ई टू बाई, हाँ इंटू टू ही है। और ये एक्चुअली में फोर इंटू ई वन इंटू आर नॉट है, ठीक है। अब अपन तो जानते हैं कि ई वन आर नॉट इज इक्वल टू ई टू आर नॉट होता है कि नहीं, मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमें ये कंडीशन बोला है कि ट्रू है। तो मैं किसी भी एक में ये चीज पुट कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या आता है। ई वन आर नॉट बाई टू इज इक्वल्स टू, अच्छा, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि इसको इस टर्म में लिखते हैं, इस टर्म में सबसे पहले तो क्या करते हैं कि ई टू आर नॉट बाई टू इज इक्वल्स टू ई टू आर नॉट, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं कि ई वन आर नॉट इज इक्वल्स टू नथिंग बट ई वन आर नॉट बाई टू बाई फोर। अब E1 और E2 बराबर है, तो इनको बराबर करूंगा तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा जब E1 आर नॉट और E2 आर नॉट बराबर करूंगा, क्योंकि ये बात हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, E1 आर नॉट E2 आर नॉट के बराबर है, ये बात दिया है कि नहीं क्वेश्चन में, E1 आर नॉट E2 आर नॉट के बराबर है। वहीं से ये रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले E1 आर नॉट का बाई टू निकाले, E1 आर नॉट के टर्म्स में, फिर E2 आर नॉट बाई टू निकाले E2 आर नॉट के टर्म्स में, फिर E2 आर नॉट को इस तरह से लिखे, और E1 आर नॉट को इस तरह से लिखे, और अब दोनों को बोलेंगे, अब दोनों को कह सकते हैं क्योंकि इक्वल है, तो यहाँ से ये बात साबित होता है कि E2 बाई आर नॉट बाई टू इज इक्वल टू E1 आर नॉट बाई टू बाई फोर। यहाँ से टू कैंसिल हो गया, और E1 आर नॉट बाई टू एक्चुअली में टू इंटू ई टू आर नॉट बाई टू आता है, और E1 आर नॉट बाई टू इज टू इंटू आर नॉट ई टू आर नॉट बाई टू, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सी सही है। क्या E2 E3 में भी कुछ ऐसा ही रिलेशन बनेगा क्या, ये बात चेक करना है। तो E2 तो भाई लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी के वजह से, जो लैम्डा जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा था उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो कि लाए थे कितना लाए थे, लैम्डा बाई टू पाई आर नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पे क्या आर नॉट बाई टू, यहाँ पे भी आर नॉट बाई टू करना है इसको रिप्लेस, सो दिस विल बी ई टू आर नॉट इंटू टू, राइट। अगर ई अगर आर ई टू आर नॉट बाई टू एक्चुअली में ई टू आर नॉट बाई टू इंटू टू के बराबर है, तो यहाँ से ऐसा भी कहा जा सकता है कि ई टू आर नॉट एक्चुअली में ई टू आर नॉट बाई टू है, बिल्कुल कह सकते हैं सर। यही चीज अब मुझे अपने E3 के लिए करना है, आर नॉट बाई टू। अब E3 आर नॉट बाई टू तो भाई E3 आर नॉट के ही बराबर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका वैल्यू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ही रहता है। तो अब मैं जानता हूँ दैट वी नो, क्या लिखेंगे, वी नो, क्या वी नो, कि E3 R naught is actually equals to E2 R naught. That is nothing but E2 R naught by 2 by 2। तो E2 E naught R naught by 2, और ये E3 इंटू आर नॉट बाई टू भी इसके ही बराबर है। तो ये रिलेशन पूरी तरह से ट्रू है, और यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि E3 R naught by 2 is equals to E naught R naught by 2 बाई 2 होता होगा। क्या ऐसा कुछ रिलेशन है यहाँ पे, ई टू आर नॉट बाई टू इज इक्वल टू फोर ई थ्री, ये तो गलत हो गया। ई टू और ई थ्री के, नहीं, ई टू
is 2e3. 2e3. तो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। 2014 का एक और क्वेश्चन था और जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। चार्ज Q, 2Q, 4Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड। डाइलेक्ट्रिक क्या है? जिसमें चार्ज का फ्लो तो होना अलाउड नहीं है, पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट राइट होना अलाउड है कि नहीं? इंसुलेटर नहीं है भाई, कंडक्टर भी नहीं है, वहां पे डाइलेक्ट्रिक में चार्ज का फ्लो होना अलाउड नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है सरफेसेस पे। 1 2 3 4, जिसका रेडियस हमें इस तरह से दिया हुआ है। कहता है कि इसमें से द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द 1 2 एंड 3। तो पॉइंट P एक्चुअली में सेंटर से R डिस्टेंस पे है इन तीनों ही केस में। और ऐसा अगर है तो इस पॉइंट P पे इस स्फीयर पे जितना चार्ज है और स्फीयर का जो कंडीशन जो भी दिया हुआ है उसके वजह से इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया। तो कौन सा कितना किसके कंपैरिजन में क्या है, तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले स्फीयर 1 जिसके लिए पॉइंट P एक आउटर पॉइंट है, तो इसके लिए मैं KQ/R² यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बनाऊंगा जो कि E1 भी है। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लिखूंगा और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा K इंटू 2Q, क्योंकि इस पर चार्ज कितना है 2Q है, बाई R²। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो होगा E3, दैट विल बी K इंटू 4Q बाई, ये तो एक इनर पॉइंट है ना, ये बात ध्यान दिए कि नहीं? R इंटू 2R का होल क्यूब। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा जहाँ पे हम KQ/R³ वाला फॉर्मूला लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी भी एक पॉइंट के लिए जो पॉइंट अगर सॉलिड के इनसाइड है। तो क्या ये पॉइंट P सॉलिड के इनसाइड है? बिल्कुल है। इस पे चार्ज 4Q है, इस पे जो रेडियस है वो 2R है और इस पे जितना T का सेंटर से डिस्टेंस है वो R है, तो E3 है यार। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या दिखता है? K4Q, के नीचे 8 आएगा, ऊपर 4 है तो नीचे 2 आएगा और R² आएगा। तो कौन सा किससे बड़ा है भाई? E1, E2 तो सबसे बड़ा हो गया, फिर E1 आया और फिर E3 आया, है कि नहीं? ये रिलेशन बहुत क्लियरली दिख रहा है कि नहीं? सी ऑप्शन सही है। 2014 का ही ये एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं। Q1 Q2 Q3 Q4 -2 माइनस a कॉमा जीरो प्लस a कॉमा जीरो और प्लस 2a कॉमा जीरो पे लोकेशन है। कहता है कि ये सब इसका लोकेशन है, ये लेंथ a है, ये लेंथ भी a है, ये लेंथ 2a है और ये लेंथ भी 2a है। कहता है यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज q रखा गया और इसी पे बताओ कि इस पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा। लिस्ट 2 से मैच करना है लिस्ट 1 के कंडीशन के हिसाब से। कहता है Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, Q3 भी पॉजिटिव है, Q4 भी पॉजिटिव है इन दी फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसे में Q पे फोर्स जो होगा वो अल्टीमेटली किस डायरेक्शन में होगा? ये एक्चुअली में कैसा सवाल है? ये एक्चुअली में सिंपली एक एनालिटिक क्वेश्चन है। तो Q1 के वजह से अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊं तो बाहर की तरफ आ गया, सिमिलरली Q4 के वजह से लगाऊं, ठीक है। अब Q1 Q2 Q4 का सेम मैग्नीट्यूड है, ये भी बात ध्यान देना चाहिए था हमें। तो इसके Q4 के वजह से इस डायरेक्शन में आ गया। अब क्या इन दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल होगा कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो रहा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। सो इन दी, और सिमिलरली अब मैं Q2 की वजह से बनाऊं एक बार और Q3 की वजह से एक बार बनाऊं तो वापस से कुछ ऐसा आएगा Q3 की वजह से और Q2 की वजह से ऐसा आएगा। Q2 और Q3 की वजह से भी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, है कि नहीं? और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इक्वल होने की वजह से मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होने की वजह से डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Q1 Q2 Q3 Q4 का सिर्फ कैसा कंपोनेंट बचा? जो इस डायरेक्शन में। अब ये डायरेक्शन कौन सा है भाई? फिक्स अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये डायरेक्शन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से वाई डायरेक्शन है। सो दिस इज प्लस वाई। पी का 3 होना चाहिए। पी का 3 मुझे दो ऑप्शन में दिख रहा है और चेक करते हैं। Q1 Q2 पॉजिटिव है, Q3 Q4 नेगेटिव है। याद रखो Q1 Q2 पॉजिटिव है, कौन सा Q1 Q2 Q1 Q2, Q3 Q4 कैसा है? नेगेटिव, ठीक है। तो Q1 Q2 पॉजिटिव है, Q3 Q4 नेगेटिव है, तो ऐसे में कैसा आएगा डायरेक्शन?
फोर्स का, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। Q2 के वजह से अब रिपल्सिव होगा, Q1 के वजह से इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अच्छा, अब आरो का डायरेक्शन में अगर ऐसा बनाऊं एक बार, और अगर इन कंपैरिजन टू दूसरे बार में ऐसा बनाऊं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में यहाँ पे ज्यादा मैग्नीट्यूड है ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर Q1 के वजह से इस Q पे मुझे फोर्स बताना है, तो मैं बोलूंगा, फोर्स बताना है तो फोर्स का डायरेक्शन जो बनाए वो कुछ ऐसा बनाए। अब Q2 के वजह से जब मुझे Q पे फोर्स बताना था, तो Q का डायरेक्शन कुछ ऐसा बनाए। और Q2 क्योंकि स्मॉल q के पास में है, तो जो चार्ज जितना ज्यादा पास है उसके वजह से फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो इसका मुझे लाइन का एरो थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था। ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एनालिटिक है, पर एनालिसिस भी बहुत ही क्लियरली होना चाहिए। तो Q3 से अब बनाए और Q3 से लंबा लाइन बनाए और ऑलमोस्ट इसके इक्वल ही बनाए क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है। अच्छा, एक गलती हो गया यहाँ पे। अरे, यहाँ पे एक गलती हो गया यहाँ पे। Q3 नेगेटिव, Q3 कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो एक्चुअली में ये इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब ध्यान दो कि Q2 के वजह से और Q3 की वजह से भाई डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस और चार्ज सेम होने की वजह से मैग्नीट्यूड सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐड हो जाएगा, पर वर्टिकल कंपोनेंट इन दोनों का आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है। समझ में आ रहा है? अगर इतनी बातें हमें समझ में आ रही है, तो इस बार Q4 की वजह से सिमिलर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। Q4 भी इस बार नेगेटिव है, तो इसके वजह से कुछ इस तरह का बनाएं। और Q4 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर अ, पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। इससे मैं ये एनालाइज कर पाऊंगा कि यहाँ पे दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक्चुअली में ऐड हो जाएगा, और दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है फिर से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो उल्टा है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इससे ये इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं भाई कि जो कहानी हुआ ना, वो ऐसा हुआ कि सबका वर्टिकल कंपोनेंट डिलीट हो गया इस बार। इस बार वर्टिकल कंपोनेंट सबका कैंसिल आउट हो गया। जब चार्ज कैसा था, जब चार्ज ऐसा था कि दो पे पॉजिटिव था, दो पे नेगेटिव था, तो चार्ज को जज करके डायरेक्शन बनाना स्टार्ट किए और सबका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, और ये कंपोनेंट प्लस एक्स डायरेक्शन में है। तो टू जो क्यू वाला ऑप्शन है उसके लिए प्लस एक्स वाला ऑप्शन सही है। आर वाला चेक करे क्या, Q1 Q4 पॉजिटिव है कहता है, Q2 Q3 नेगेटिव है कहता है, Q1 Q4 पॉजिटिव है कहता है, Q2 Q3 कहता है नेगेटिव है। तो Q2 Q3 नेगेटिव बनाया जाए, Q1 Q4 पॉजिटिव बनाया जाए। Q2 Q3 नेगेटिव है, Q2 Q3 नेगेटिव है इस बार। फिर से इस बार वैसा ही एनालिसिस करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, और उस एनालिसिस के बाद अपना कंक्लूजन बैठाएंगे कि कौन सा कटेगा कौन सा रह जाएगा, है कि नहीं। तो Q2 Q3 क्या था, Q2 Q3 पॉजिटिव नेगेटिव था, Q2 Q3 नेगेटिव था, Q1 Q4 पॉजिटिव था। अब Q1 की वजह से इस Q पे रिपल्सिव, Q4 की वजह से इस Q पे रिपल्सिव। ठीक, ये मैंने छोटा एरो बनाया Q1 की वजह से, एक बार Q4 की वजह से। दोनों का एरो का लेंथ सेम है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ऐसा कहना चाहते हैं कि एक्चुअली में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। Q2 की वजह से इस डायरेक्शन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q3 की वजह से इस डायरेक्शन में आएगा। इसको मैंने ध्यान दिया कि हमने कि इसके लिए मैंने एरो को थोड़ा लंबा रखा, इसलिए क्योंकि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू Q4। Q2 क्योंकि Q से छोटे कम डिस्टेंस पे है, और इसलिए Q2 का लाइन लंबा बनाए, उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होने वाला है, फोर्स का ज्यादा होने वाला है, फोर्स का। राइट, जहाँ भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला वो एक्चुअली फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब होता है जब ये यूनिट चार्ज पॉजिटिव होता है। ऐसा तो अपने को तो एक चार्ज क्यू दिया हुआ है, फोर्स की बातें कर रहे हैं। अच्छा, जानो
Q1 Q4 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सिर्फ आएगा और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अगेन अपोजिट इन डायरेक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और सिमिलर कहानी होगा जब Q2 और Q3 के वजह से भी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, Q2 का हॉरिजॉन्टल, Q3 का हॉरिजॉन्टल। अब ध्यान दो कि ये ऊपर के डायरेक्शन में Q1 और Q4 का रिजल्टेंट आया, नीचे के डायरेक्शन में Q2 और Q3 का रिजल्टेंट आया। Q2 Q3 हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली में Q1 Q4 के कंपैरिजन में ज्यादा था। ऐसा मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि नीचे वाला एरो डोमिनेट करेगा इन कंपैरिजन टू ऊपर वाला एरो। और जब नेट निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q4, है ना, तो E1 प्लस E4 माइनस करना पड़ेगा E2 प्लस E3 से, ई नेट निकालने के लिए। और E2 E3 E1 E4 से ज्यादा है। ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, सबका वर्टिकल कंपोनेंट है कि नहीं। तो द रिजल्टेंट इज इन दी नेगेटिव वाई डायरेक्शन। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, है कि नहीं? थोड़ा सा बस एनालाइज करना था ध्यान से। और ये भी बात ध्यान रखना था कि किसका डिस्टेंस छोटा है, किसका डिस्टेंस छोटा होने की वजह से किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक मतलब फोर्स ज्यादा होगा। फोर्स का डिस्टेंस से इनवर्स का रिलेशन, कैसा रिलेशन? इनवर्स का रिलेशन, है कि नहीं? और ऐसे ही डिसाइड किए कि किधर रिजल्टेंट आने वाला है इन सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। एस में Q1 Q3 है। S1 Q1 Q3 पॉजिटिव है और Q2 Q4 नेगेटिव है। तो Q1 Q3 को पॉजिटिव रखे, Q2 Q4 को नेगेटिव रखे। Q1 की वजह से इस Q पे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए और Q4 की वजह से यहाँ पे अंदर की तरफ फोर्स बनाए। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि दोनों में डिस्टेंस सेम है भाई, और दोनों का चार्ज सेम है। पर दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट है जिसे वो कैंसिल करते हैं और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक्चुअली में ऐड हो जाता है। तो एक तो ये आ गया कहानी, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में Q2 Q4 का रिजल्टेंट ऑफ Q2 एंड Q4। ठीक है, अब मैं सिमिलरली Q3 और Q2 का कहानी करूंगा। Q3 के वजह से इधर आएगा, Q2 के वजह से इधर आएगा। और Q3 और Q2 का भी जो फोर्स है वो वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से, पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्चुअली में ऐड होगा। And this is in negative x direction, and this is the resultant of Q3 and Q2। क्या हमें ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि Q3 और Q2 का रिजल्टेंट एक्चुअली में Q2 और Q4 के रिजल्टेंट से ज्यादा है। तो E नेट का जो डायरेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एंड दिस इज द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। Q2 Q3 का डिस्टेंस Q से कम है तो इसका फोर्स ज्यादा है, तो नेगेटिव एक्स बैठाएं इस वाले ऑप्शन में। ठीक है क्या? हमारे अंदर थोड़ा सा फुर्ती और है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर बंद करते हैं इस वीडियो को। इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, वाई जेड प्लेन में एक रेक्टेंगुलर शेप रखा हुआ है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर प्लेन है। इसके ऊपर ये जो हम लंबा सा लाइन देख रहे हैं ये एक्चुअली में इनफाइनाइट लेंथ का एक लाइन चार्ज डेंसिटी है, जिसका लाइन चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा दिया हुआ है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें लैम्डा दिया हुआ है। उसका जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो √3/2a। इतनी बात है, ठीक है। अब यहाँ से अपने को कहता है कि बताओ कि इस लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसका लैम्डा है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बन रहे होंगे आगे पीछे, है कि नहीं, इस तरह से पैरेलल पैरेलल बनता है। तो इसके वजह से इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, इसके थ्रू कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का
तो करने का ट्राई करते हैं, इसको कैसे करा जाए। लीनियर चार्ज डेंसिटी बना दी है, इसका लैम्डा लिखे, और यहाँ पे एक फिर क्या बनाएंगे, हमारा वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट जो इस तरह से दिख रहा था, और ये इसका जो सेंटर है वो एक्चुअली में ओरिजिन पे है। किसका, रेक्टेंगुलर प्लेट का जो सेंटर है वो एक्चुअली में ओरिजिन पे ही है। ये इतनी बातें हमें क्वेश्चन में ही कहा कह दिया। ठीक, क्वेश्चन में कह दिया है कि क्या क्या, ये ओरिजिन पे है इसका सेंटर, ये √3/2a डिस्टेंस पे है लीनियर चार्ज, ये प्लेट नीचे वाई जेड प्लेन वाई एक्स प्लेन में रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, और ये जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये √3/2a। सही बात है, यहाँ तक अगर ठीक है, तो इसके बाद की कहानी क्या है भाई, कि अगर ये इनफाइनाइट है तो इसके वजह से कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रहा होगा, तो बताओ कितना फ्लक्स इसके थ्रू पास करता है। ठीक है, अगर मुझे ये फ्लक्स निकालना है तो मुझे पहले सबसे पहले एक थ्योरी समझना पड़ेगा। थ्योरी क्या है, सबसे पहले मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, और इस क्यूब के थ्रू मैं अंदर एक सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखता हूँ। हम सबको पता है कि इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो Q/ε0 होगा, और अगर किसी एक फेज से पूछे तो ऐसा जान पड़ता है कि सारे ही फेज से, क्योंकि इक्वल इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्लक्स, क्योंकि चार्ज बीच में है, तो एक फेज से Q/6ε0 सिमेट्री से कहते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही तरकीब लगाने का ट्राई करेंगे by introducing a cylinder around this linear charge density line। अब इस लीनियर चार्ज डेंसिटी लाइन के अबाउट ऐसा एक सिलेंडर बना दूं, ठीक है, ऐसा एक सिलेंडर बना दूं, ठीक है, तो फिर कुछ, और इसको यहाँ पे बनाए, तो क्या होगा कि इस सिलेंडर के अंदर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी इनक्लोज हो गया, और अब मैं गॉस लॉ लगा सकता हूँ। अब मेरा जो रेक्टेंगुलर जो सरफेस है जो यहाँ पे बनाया हुआ है, वो एक्चुअली में हमारा ये वाला रीजन है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ये लेंथ ए है, तो मैंने ये लेंथ ए माना, ये मैंने ये जो लाइन है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का लाइन है, इसी को मैंने सेंटर बनाया, सेंटर माना इस सिलेंडर के लिए। इस सिलेंडर के लिए ये लाइन सेंटर है, और ये लाइन एग्जैक्टली सिलेंडर से जो यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाए हैं, ये कैसा है, ये इमेजिनरी है। साथ साथ में ये इमेजिनरी होने के साथ साथ ये गॉसियन सरफेस भी है। क्या है ये, गॉसियन सरफेस भी है, ठीक है। इसका मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं कि इक्वी पोटेंशियल भी होगा, साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे, सरफेस पे, जब गॉसियन सरफेस लिए हैं तो सेम भी होगा। ठीक है, ठीक है, तो प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो लाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, जिसका जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यहाँ पे जो लाइन चार्ज है, इसके वजह से यहाँ पे फ्लक्स निकाला जाए, और फ्लक्स निकालने से पहले एक अजम्पशन लिया जाए, अजम्पशन नहीं है कोई भी, एक एक ऑब्जर्वेशन देखा जाए कि इस लाइन चार्ज के वजह से इस सिलेंडर के अराउंड हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेक्टेंगुलर रीजन से जाता हुआ दिखेगा, हाँ, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में इस नीचे वाले कर्व्ड सरफेस से भी जाता हुआ दिखेगा, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस से, ठीक है। तो ये सिलेंडर का जो ये कर्व्ड सरफेस है, जहाँ पे ये हमारा रेक्टेंगल ऐसे फिट है ना, तो ये कर्व सरफेस पूरे सिलेंडर का कितना पार्ट है ये पता करेंगे कि ये सेंटर से ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। मैं अगर इसका फ्रंट व्यू दिखाऊं, तो सेंटर से मान लेते हैं ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये पूरा एंगल 360 है। तो फ्लक्स इसमें टोटल अगर फाई टोटल लिखूं, तो एक्चुअली में इससे जो 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 इस थीटा वाले रीजन से इस कर्व सरफेस से जितना फ्लक्स पास कर रहा होगा,
वो लिखेंगे फाई टोटल बाई 2 पाई इंटू थीटा। और क्या यही कर्व सरफेस से जितना फ्लक्स पास कर रहा है उसको इस रेक्टेंगुलर रीजन से सबसे पहले पास करना ही पड़ा होगा, तभी तो वो उसके नीचे वाले कर्व सरफेस से पास करेगा, है कि नहीं? ऐसा और भी बाद में कंसेप्ट आएगा जहाँ पे एक सर्कुलर रीजन होगा और यहाँ पे एक हेमिस्फीयर बनाएंगे, और हेमिस्फीयर किसी ना किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा। और अगर यहाँ चार्ज है तो इस सर्कुलर रीजन से जितना फ्लक्स पास करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सर्कुलर रीजन से, इस सर्कुलर एरिया से जितना पास करेगा उतना इस हेमिस्फेरिकल कर्व से भी पास करेगा ही करेगा। तो तो बाद में जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए भी इस तरह से सोचा जा सकता है। फिलहाल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये एंगल निकाला जाए कि भाई ये जो अगर ये रेक्टेंगल यहाँ पे सबटेंड होता है और ये लेंथ अगर √3/2a है इस लाइन चार्ज का बाई एक्सिस से, तो सबसे पहले तो ये एंगल निकाला जाए कि ये एंगल कितना है। ठीक है, अब इस सिलेंडर अब इस रेक्टेंगल के बारे में हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि इसका जो साइड लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये ए है। अगर ये ए है और ये अगर सेंटर पॉइंट है तो ये डिस्टेंस a/2 हो गया, a/2 हो गया, है ना? और ये जो ये जो लीनियर लीनियर लाइन, ये एक्चुअली में √3 a/2 है। इसको अगर नेक्स्ट पेज में ले जाया जाए तो हमारा लीनियर चार्ज सेंटर पे है सिलेंडर के। इसको और थोड़ा ठीक से बनाएंगे। हमारा लीनियर चार्ज एक्चुअली में सेंटर पे है सिलेंडर के, और यहाँ पे हमने देखा कि ये रेक्टेंगुलर सरफेस है और अपने को इसी सेंटर से ये वाला एंगल चाहिए। कौन सा एंगल? ये एंगल, ये टोटल। ठीक है, फिर हमने बोला कि ये जो जो वर्टिकल लेंथ है भाई, ये तो √3/2a क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और ये जो लेंथ है ये a, ये भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और क्योंकि ये सेंटर से ही सबटेंड किए तो ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, ये एक्चुअली में a/2 होगा। इसका इस पूरे a का हाफ होगा डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक का, इस सेंटर से जो लाइन सबटेंड किए और और इस पॉइंट का जो 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 रेक्टेंगल जहाँ पे हमारे सिलेंडर के जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ऐसा एक बनाए। तो क्या ये हाफ एंगल नहीं मिल जाएगा? ये √3/a/2 है, ये a/2 है, तो ये थीटा नहीं मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। tan थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज a/2 बाय √3/2a, हाफ a/2 कट गया, और थीटा आता है π/6। अगर ये हाफ π/6 है तो ये हाफ भी तो π/6 ही है। और यहाँ से मैं कहूंगा कि ये जो रेक्टेंगुलर रीजन जितने जितने पार्ट में सिलेंडर के जितने पार्ट में कन्फाइंड है वो एक्चुअली π/6 पार्ट है पूरे सिलेंडर का, है ना? है ना? और यहाँ से लाइन चार्ज आ रहा है। और अगर ऐसा है तो हमारे नीचे वाला जो कर्व सरफेस है ना, अब इस सिलेंड्रिकल रीजन से ये जो नीचे वाला जो कर्व सरफेस जो जो π/6 वाला रीजन है, ये वाला कर्व सरफेस, इससे जितना फ्लक्स पास करेगा उतना ही तो इस रेक्टेंगल से भी पास करेगा, इस लाइन चार्ज के वजह से। है कि नहीं? अच्छा, अब टोटल फ्लक्स कितना है सबसे पहले ये निकाल लिया जाए। तो टोटल फ्लक्स इज दी 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 लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, तो हमारा जो रेक्टेंगल का डायमेंशन है वो कुछ इस तरह से है कि ये लेंथ a है और ये l है। हमने सिलेंडर कुछ इस तरह से बनाया है कि नहीं, और इसी के बीच में ये इसके बीच में ही एक लैम्डा लाइन चार्ज माने माने नहीं तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, बस ये माने कि ये भाई सेंटर में है सिलेंडर के। तो इस सिलेंडर से कितना इस लाइन चार्ज का कितना पार्ट कवर हुआ हुआ है, ये एल लेंथ ही तो सिलेंडर का लेंथ है। अगर इस सिलेंडर का लेंथ भी एल है और इसके अंदर लाइन चार्ज इनफाइनाइट हो तो क्या हुआ? इस सिलेंडर के अंदर कितना है?
ये सिलेंडर के अंदर एल लेंथ का ही पार्ट है। तो इस सिलेंडर के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू जो पार्ट इस सिलेंडर के अंदर है उसके बराबर होगा। तो Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, जब टोटल फ्लक्स सिलेंडर के थ्रू निकालेंगे तो लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। पर ये टोटल फ्लक्स पूरे के पूरे सिलेंडर से पास हो रहा है। अपने को तो सिर्फ चाहिए कि पाई बाई 6 वाले कर्व से कितना पास होगा। तो फ्लक्स थ्रू दी पाई बाई 6 रीजन विल बी फ्लक्स टोटल बाई 2 पाई इंटू पाई बाई 6। यूनिटरी मेथड जैसा है, यूनिटरी मेथड ही है एक्चुअली। लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू पाई बाई 6। तो लैम्डा L बाई 18 एप्सिलॉन नॉट इज द आंसर। n इज इक्वल टू, अगर हमारा 18 आता है तो बिल्कुल सही है। n क्या आता है? n अगर 18 आता है तो बिल्कुल सही है। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। पहले इस लीनियर चार्ज वाले वायर को इनक्लोज कराना था किसी एक सिलेंडर से। सिलेंडर क्या, कौन कितना पार्ट है जो जो इस रेक्टेंगुलर रीजन से इस रेक्टेंगुलर रीजन को कवर कर दे। तो पाई बाई 6 पार्ट। अब रेक्टेंगुलर रीजन से जितना फ्लक्स होगा उतना ही उसके नीचे जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का उससे भी उतना ही फ्लक्स होगा। ये बात अज्यूम करके टोटल फ्लक्स निकाले और पाई बाई 6 वाले रीजन से, मतलब ये वाले रीजन से जितना फ्लक्स होगा ये निकाले, और बोले कि इससे जितना फ्लक्स जा रहा है वो जरूर इस रेक्टेंगुलर रीजन से तो पास किया ही होगा सबसे पहले, है कि नहीं? तो इस तरह से इस सम को करना था। n18 आता और n18 सही आंसर है। लैम्डा L बाई 18 एप्सिलॉन नॉट। 18 आया कि 12 आया? 6 2 जा 12, पाई बाई 6, 6 2 जा 12, सॉरी 12 आया था, 12 आता। 12 इसका सही आंसर, 18 नहीं 12। 6 टू 12 होता है। ऐसे कैसे गलती कर दी ये चीज? ये ये 12 लिखना चाहिए। ठीक है ना? सही है। क्यू इनक्लोज एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। पाई बाई 6 में रीजन में निकालना है तो बाई 2 पाई किए इंटू पाई बाई 6 किए। अच्छा, ये चीज को ऊपर कर देता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। ठीक है, तो यहाँ इक्वल टू आया लैम्डा एल बाई 2 पाई, पाई से पाई गया, 6 टू 12, 12 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और ये एसएचएम का क्वेश्चन है। एसएचएम का क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में काफी कॉमन है। समझते हैं, देखते हैं क्या कहता है, पढ़ते हैं। तो एक एक लैम्डा चार्ज का लीनियर चार्ज का वायर है और एक और लैम्डा लीनियर चार्ज का वायर है, बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा है एक सिनेरियो में, दूसरे में वापस से लीनियर चार्ज वायर, दो दो लैम्डा लीनियर चार्ज वायर है, और एक बार अब इस बार नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्यों रखा हुआ है? तो कहता है कि बताओ कि इसमें से कौन सा एसएचएम करेगा अगर चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया जाए, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया जाए दोनों ही केस में, और कौन सा एसएचएम नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ भी टाइम पीरियड नहीं निकालना है, कुछ भी और वैल्यू नहीं पूछा है हमसे, ऑल्दो हम चाहते तो निकाल सकते थे, है ना? और पर पर सबसे पहले जो पूछा है वो उस पर ध्यान देते हैं। तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पे डेल्टा एक्स, यहाँ पे प्लस क्यू को डिस्प्लेस कराया गया, प्लस प्लस डेल्टा एक्स डिस्प्लेस जब कराए तो समझो कि इस पे कैसे कैसे फोर्सेस लग रहा होगा। जब भी लीनियर चार्ज डेंसिटी से, जो कि इनफाइनाइट है ना, उससे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता हूँ तो उससे उस लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो प्लेन है, जो लाइन है, उसके परपेंडिकुलर बनाते हैं। सही बात है। अगर प्लस क्यू पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखना है तो फोर्स इसमें रिपल्सिव लग रहा होगा। सही बात है। अच्छा, इनिशियली मानते हैं कि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस भी x है, क्योंकि q एकदम मिड पॉइंट पे रखा हुआ था। अब जब q को डेल्टा x डिस्प्लेस कराए तो अब जो हो गया वो x प्लस डेल्टा x हो गया, है ना? और ये वाला जो डिस्टेंस हो गया वो x माइनस डेल्टा x हो गया। सही बात है। ठीक है, अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा लाइंस, वो एक्चुअली में इस क्यू चार्ज को इस तरफ फोर्स लगाएगा।
है कि नहीं, है ना। तो फोर्स एक बार इधर लग रहा है इस वाले की वजह से, इसको मान लेता हूँ 1 और इसको मान लेता हूँ 2। ये F1 हो गया। और F2 भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से Q पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। पर बात ऐसा है कि Q का टू वाले लीनियर वायर से ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से फोर्स कम है F1 से। F1 ज्यादा है क्योंकि जो प्लस क्यू चार्ज है वो उसके उसके बीच में और 1 वाले लीनियर चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है। तो F2 कम है, F1 ज्यादा है। अच्छा, तो रिजल्टेंट फोर्स ध्यान दिया हमने किधर आया। रिजल्टेंट फोर्स एक्चुअली में इस डायरेक्शन में आया। तो हमने डिस्प्लेस डेल्टा एक्स किया इस राइट साइड, और इस पे फोर्स लेफ्ट साइड लगने की वजह से, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड लगने की वजह से क्यू वापस अपने पोजीशन पे वापस आना चाहेगा और इनर्शिया के वजह से थोड़ा और आगे आ जाएगा। और अब इसी केस का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अब ये क्यू हमारे सेकंड वाले लीनियर चार्ज से क्लोज है, 1 वाले से ज्यादा दूर है, 2 के वजह से जो फोर्स है अब उसमें ज्यादा है, जो कि राइट डायरेक्शन में होगा, राइट साइड होगा, और ये ऐसे टर्न करेगा। पर ऐसा ही केस इस वाले में नहीं होगा, क्योंकि माइनस क्यू के जब डेल्टा एक्स डिस्प्लेस कराए, ठीक है, तो ये डिस्टेंस एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, ये हो गया एक्स माइनस डेल्टा एक्स। और ये जो लीनियर चार्ज लैम्डा है, जिसको 2 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, ये अब क्यू को अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि क्यू नेगेटिव चार्ज है। अट्रैक्ट कर रहा है, पर इसका अट्रैक्शन फोर्स कम है इन कंपैरिजन टू द अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू 1। 1 जो लीनियर चार्ज है, जिसका लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो जो माइनस क्यू को अट्रैक्ट कर रहा है वो ज्यादा है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि माइनस क्यू का लीनियर चार्ज से डिस्टेंस कम है, एक्स माइनस डेल्टा एक्स, इन कंपैरिजन टू जितना उस चार्ज का डिस्टेंस है सेकंड वाले लीनियर चार्ज से। तो ये डिस्प्लेस करा राइट में, नेट फोर्स इसमें राइट में है। ये अट्रैक्ट जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो माइनस क्यू अगर यहाँ पे चार्ज रखें तो एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली में वो उसी डायरेक्शन में चलता जाएगा जिस डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट कराया जाए, क्योंकि उस डायरेक्शन के बगल वाला जो लाइन चार्ज है वो अपना अट्रैक्शन फोर्स, जैसे जैसे डिस्टेंस कमता जाएगा वैसे वैसे वो अपना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ाता जाएगा। जैसे जैसे सेकंड वाले लीनियर चार्ज से उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके वजह से अट्रैक्शन फोर्स कमता जाएगा। सो द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज अगर वो नेगेटिव है तो उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में उसको इनिशियली डिस्प्लेस कराए थे। ऐसा होने की वजह से वो एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा और एसएचएम नहीं होगा। तो फर्स्ट केस में एसएचएम होगा, दूसरे केस में एसएचएम नहीं होगा। ठीक है, तो बोथ charges execute simple harmonic motion is wrong. Both charges will continue moving in the simple is also wrong. प्लस क्यू वाला एसएचएम करेगा, वाई माइनस क्यू वाला उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जिस डायरेक्शन में इनिशियली उसको डिस्प्लेसमेंट कराए थे। ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाएंगे अपने स्टडी को और टाइम पीरियड भी निकालेंगे। अब जब बोल दिए हैं कि प्लस क्यू वाला ही एसएचएम कर रहा है तो यही इसी के लिए ही टाइम पीरियड निकालना है भाई। अच्छा, एक एसएचएम का मोशन कैसा होता है जहाँ पे एफ इक्वल्स टू माइनस के एस का रिलेशन बन रहा हो, जहाँ पे एक्सेलरेशन का माइनस के बाई एम इज इक्वल्स टू एक्स जैसा कुछ एक इक्वेशन का रिलेशन बन रहा हो, जहाँ पे के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर कह देते हैं, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और टाइम पीरियड निकालने के लिए सिंपली 2 पाई बाई ओमेगा कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की जगह रूट ओवर के बाई एम रखते हैं। हमारा पर्पस होगा कि इस चार्ज को डेल्टा एक्स डिस्प्लेस कराया जाए। और डेल्टा एक्स डिस्प्लेस कराने के बाद दोनों लाइन चार्जेस की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लिखा जाए। इस पे फोर्स दोनों की वजह से लिखकर कुछ इस तरह का इक्वेशन लाया जाए कि अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और उस पे नेट फोर्स है तो उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आए फोर्स के साथ। और अगर हम
ऐसा एनालाइज किए हैं कि एसएचएन है, तो मैथमेटिकली भी कुछ एक ऐसा रिलेशन बनना ही चाहिए, तभी हम कंफर्म कर सकते हैं अपना ये एनालिसिस। और जब ऐसा आ जाएगा तो टाइम पीरियड यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस पोजीशन पे अब मैं पहले तो इसके वजह से फोर्स निकालूंगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये लाइन लाइन चार्ज 1 है, लाइन चार्ज 2 है। इस लाइन चार्ज 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्या बिल्कुल सही बात है? बिल्कुल सही। और फोर्स निकालने के लिए मुझे इसी को क्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर क्यू चार्ज पे फोर्स निकालना है तो कितना फोर्स होगा उस पे? वो होगा E1 इंटू क्यू, दैट इज द फोर्स ड्यू टू F1। F2 के वजह से जो फोर्स होगा वो E2 इंटू क्यू होगा, और हमारा E2 होगा, E2 विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का लीनियर डेंसिटी लैम्डा ही है, x माइनस डेल्टा एक्स। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। तो यहां से ये आ गया और यहां से ये आ गया। ठीक बात है। अब डायरेक्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि फोर्स तो भाई वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन इसके, ये इस चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है। ये मैंने माना F1, ये मैंने माना F2, और दोनों अपोजिट होने की वजह से मुझे एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, दूसरे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हमारा नेट जो फोर्स है वो इस पॉजिटिव क्यू पे इस डायरेक्शन में, क्योंकि F2 ज्यादा होगा, x माइनस डेल्टा एक्स। F2 क्या है? फोर्स है जो क्यू पे लग रहा है ड्यू टू द लीनियर चार्ज वायर, जो कि सेकंड वाला है, और सेकंड वाले का क्यू से जो डिस्टेंस है वो कम है, तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। नेट जो लिखेंगे वो लिखेंगे F1 F F net will be equals to F2 माइनस F1, है कि नहीं? और यहाँ से मैं F2 का वैल्यू पुट करूंगा E2 इंटू क्यू माइनस E1 इंटू क्यू, और E2 का जो वैल्यू आया था वो आया था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स माइनस डेल्टा एक्स इंटू क्यू, और E1 का आया था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू क्यू, है कि नहीं? अब यहाँ से लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, जो कि एलसीएम होगा। और एलसीएम अगर ले लिए तो ऊपर एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखना पड़ेगा, और एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखना पड़ेगा। एक्स एक्स कैंसिल हो गया और अपने पास बचा लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे इंटू 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरे पास वो एफ नेट का जो रिलेशन आता है वो आता है लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 डेल्टा एक्स। और ध्यान दो, क्योंकि डेल्टा एक्स बहुत छोटा था तो मैं इस पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखूंगा जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो, और इस पार्ट को जीरो मान सकता हूँ। और यहाँ से एफ नेट का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा लैम्डा क्यू बाई 2 डेल्टा एक्स इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल किए, और ये हुआ फाइनल रिजल्ट। क्या ऐसा आ रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो उसके अक्रॉस हुआ, जो हमारा एसएचएम में आना भी चाहिए था, कि F स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल हो, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें K बैठाते थे। तो मानते हैं इस चार्ज का कोई एक मास भी दिया रहता, वैसे तो हमें बोला नहीं कि टाइम पीरियड निकालने, फिर भी हम कंसेप्ट वाइज इसको एनहांस अच्छे तरीके से समझने के लिए निकाल रहे हैं। तो ऐसा मानते हैं कि इसका मास अज्यूम किए कि मास m है, लेट अज्यूम नहीं, लेट मास भी। ठीक है, और हाँ, अच्छा, एफ नेट की जगह मैं लिखूंगा एम ए, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा क्यू डेल्टा एक्स बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये वाला वैल्यू तो पूरा कांस्टेंट है, और ए का डेल्टा एक्स के साथ रिलेशन आएगा, ए इज इक्वल्स टू लैम्डा क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स बाई एम, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। क्या यहाँ से एम और डेल्टा एक्स का रिलेशन आ गया? बिल्कुल आ गया।
आ गया ना? आ गया तो टाइम पीरियड निकालना आसान नहीं हो गया क्या? बिल्कुल यहाँ से टाइम पीरियड बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू लैम्डा क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू डेल्टा एक्स और यहाँ पे m। अब ये पूरा का पूरा पार्ट, इसी को तो मैं ओमेगा स्क्वायर लिखता हूँ अपने एसएचएम के इक्वेशन में, लैम्डा क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू m। और ओमेगा हो जाएगा उस हिसाब से अंडर रूट ऑफ लैम्डा क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू m। और टाइम पीरियड जो आएगा वो होगा 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की जगह ये पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा इस एसएचएम का। ठीक, ऐसे भी हमें एसएचएम में टाइम पीरियड निकालने कह सकता था। और अब हम समझ गए हैं कि टाइम पीरियड कैसे निकालना है। सबसे पहले फोर्स का डेल्टा एक्स के साथ रिलेशन बैठाएं, फिर एक्सेलरेशन का डेल्टा एक्स के साथ रिलेशन बैठाएं, और बाकी के जो कांस्टेंट है उसको ओमेगा स्क्वायर माने। ओमेगा आते ही टाइम पीरियड आ जाएगा। अब फोर्स जो लग रहा है वो एफ नेट निकालने के लिए F1 F2 को रिजॉल्व किए, और और जो हमारा इनिशियल एनालिसिस था, जो हमने क्वेश्चन को स्टार्टिंग में लेते ही एनालाइज किया था कि इसमें एसएचएम हो रहा होगा और सेकंड वाले में इसमें एसएचएम हो रहा होगा, ये बात ट्रू भी है, ये बात प्रूव भी हो गया मैथमेटिकली। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। कोशिश हमारा ये रहता है कि कंसेप्ट बहुत एनहांस तरीके से करा जाए, क्योंकि एडवांस में कंसेप्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसको आज के लिए यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक।